मुझको भुलाना नहीं, मुझको भुलाना नहीं। थैंक यू। सबसे पहले मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तान देखने वालों को, जो पाकिस्तान में ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उन सबको, हमारी ऑडियंस को, जो हमारे मेहमान मौजूद हैं यहाँ पे, उन सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। ईद कुर्बान का मौका है और जिसकी जो तौफीक अल्लाह ताला की तरफ से होती है उसके मुताबिक जो है वो कुर्बानी करता है और इस सिलसिले को आगे बढ़ाता है, एक सुन्नत इब्राहीमी जो है उसको अदा करता है। तो हमने कहा कि गेट टुगेदर की जाए अपने कुछ ऑडियंस के साथ, अपने कुछ मेहमानों के साथ, और ईद के हवाले से कुछ मीठी मीठी बातें की जाए। इससे पहले कि मैं गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करूँ अपनी ऑडियंस से, मैंने कहा कि कुछ शेर आपको, शायरों ने ईद को बड़े खूबसूरत अंदाज में ईद का जो मौका है उसको बयान किया है और हमेशा से करते आए। एक शायर ने कहा, पूरा ना हुआ अब के भी अरमान ईद का, जाने कहाँ पे रह गया मेहमान ईद का। देखो जरा, मेहमान आए ही नहीं है, यानी घर में सामान मंगवा के रखा है, मिठाई और नमकीन वगैरह सब कुछ, और मेहमान आया नहीं है। उनके बगैर ईद मनाई भी किस तरह, वो आएंगे तो लाएंगे सामान ईद का। क्या बात है। अब का जो सोशल मीडिया का जो दौर है उसके अंदर शायर जो है वो अलग तरीके से शायरी करते हैं। वो कह रहे हैं, दो पल की खुशियां हैं फिर अंधेरी रात है, दो पल की खुशियां हैं फिर अंधेरी रात है, मुबारकें तो सब देते हैं कोई ईदी दे तो बात है। अब ये सोशल मीडिया के जो शायर है वो ईदी और अंधेरी रात और सब कुछ जो है उसने ईद के अंदर शामिल कर दिया। तो बहरहाल ईद की खुशियाँ सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आप लोग ये बताइए सबसे पहले कि आप जो ईद मनाते हैं वो किस तरह से मनाते हैं? आप में जो मैरिड ख़वातीन है वो कौन है, ज़रा हाथ उठाएं। ये बताइए नाम क्या आपका? फायजा। फायजा। फायजा ये बताइए कितना अर्सा हुआ शादी को? 3.5 years। अच्छा, बिल्कुल सही है, 3.5 साल आपको हो गए। अपने फादर के घर की, अपने फादर को क्या कहती हैं? अब्बू कहती हैं, डैडी कहती हैं? अब्बू कहती हैं, लेकिन उनकी डेथ हुई है। मेरी सिंगल मदर, उन्होंने मेरी परवरिश की। आपका ब्रॉटअप और सारी परवरिश वगैरह जो बिल्कुल सही है। तो फादर के घर की जो ईद थी, बचपन की जो ईद थी, वो और हस्बैंड के घर की जो ईद है, उसमें क्या आपको एक बेसिक फ़र्क नज़र आया? दोनों ईदें अच्छी हैं, लेकिन ऑब्वियसली फादर के ईद की घर की जो ईद है उसकी ज़्यादा याद आती है कि उसमें तैयार होना, फादर से ईदी मिलना और फिर ईद कुर्बान, जानवर कुर्बान करना, वो सब कुछ था। खैर हस्बैंड के घर का भी यही रूल है कि वहाँ पे भी सब ऐसे ही होता है, सब अच्छे से ईद मिलते हैं, लेकिन ये कि फादर के घर की ज़्यादा याद आती है। बिल्कुल सही है। और कोई आपके बराबर में जो बैठी है उनको माइक दे दें। आप ये बताइए, आप जो हैं, आपकी ईद कैसी होती है और उसकी तैयारी कैसी होती है ईद की? अच्छी होती है अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता है घर में जैसे सब मदर्स पेरेंट्स वाले घर में होते हैं और बहन भाई आते हैं सारे ईद पे, सिस्टर सारी इकट्ठी होती हैं, मैरिड सिस्टर जो होती हैं सारी। और ये होता है कि मैं कहती हूँ कि फैमिली के साथ ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि फैमिली के साथ गेट टुगेदर होती है आपकी। और ईद स्पेशली आपको तो बड़ी तो होती ही, आपको तो ज़्यादा फैमिली के साथ, क्योंकि छोटी ईद में ज़्यादातर होता है सब लोग। बकरा ईद के ऊपर भी कपड़े बनाती हैं या पुरानी ईद के कपड़े जो है पहन लेती हैं? नहीं, वो तो मस्ट है ना। अच्छा, तो मस्ट है, बनाने ज़रूरी होते हैं। कितने जोड़े बनते हैं बकरा ईद के लिए? 3 तो बनते हैं। 3 तो बनते हैं ना, माशाल्लाह। चलें, ये भी अच्छा है। वो तो मस्त है ना लेडीज़ के लिए। तो क्या बात है, क्या बात है। यानी तीनों दिनों के अलग अलग जोड़े होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत सारी तालियां दोनों के लिए। अब हमारे जो मोअज़्ज़िज़ मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं उनकी तरफ चलते हैं और उनसे बात करते हैं। डॉक्टर नाजिश अफ़ान साहिबा जो है वो मेरे राइट साइड पे मौजूद हैं, इनके लिए बहुत सारी तालियां। डॉक्टर नाजिश जो हैं, सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। और डॉक्टर नाजिश को किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर भी हैं और अपने लफ्ज़ों से भी इलाज करती हैं, अपनी दवाओं से भी इलाज करती हैं। और इनकी पर्सनैलिटी के अंदर एक बहुत ख़ास बात यह है, जो मैंने इनके बारे में कुछ पढ़ा, ये मैंने मालूमात हासिल की इनके हवाले से, वो ये है कि बड़ा एक इनकी ज़िंदगी से, हर शादी से पहले भी और शादी के बाद भी, एक सब्र और तहम्मुल का, बर्दाश्त का जो एक सबक मिलता है, वो मैं चाहता था कि आज सबके साथ शेयर किया जाए। तो सब्र, बर्दाश्त, बड़ी ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आए, मुश्किल वक्त आए, लेकिन डॉक्टर साहिबा की जब हम ज़िंदगी पर नज़र डालते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमें उसमें बर्दाश्त का एक सबक मिलता है। तो डॉक्टर साहिबा से हम बात करेंगे और उसके साथ बैठी हैं मारिया बलोच साहिबा। बहुत सारी तालियां मारिया बलोच के लिए। मारिया बलोच
मारिया बलोच बड़ी सीनियर आर्टिस्ट हैं, हमारी OTT प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी काम कर रही हैं, वेब सीरीज़ पे भी काम कर रही हैं। इसके अलावा इन्होंने होस्टिंग भी की है और न्यूज़ चैनल्स के ऊपर भी काम किया। मतलब एक इतनी डाइवर्सिफाइड इनकी पर्सनैलिटी है कि कोई ऐसा काम, जब मैं इनके बारे में इनसे बात कर रहा था तो मैंने कहा यार ये कोई काम ऐसा भी है, यहाँ तक कि फिल्म में भी इन्होंने काम किया। एक्टर इन लॉ में फहद मुस्तफ़ा के साथ काम कर चुकी हैं। एक और इनकी फिल्म है द बैरियर, तो बैरियर के अंदर जो है उसमें भी इन्होंने काम किया है और अभी भी इनकी कामों का सिलसिला जारी है और अभी वेब सीरीज़ इनकी एक जो है उस पर ये काम कर रही है, तो इनसे भी हम बात करेंगे। डॉक्टर नाजिश, सबसे पहले हम आपकी तरफ आते हैं, आप बताइए कैसे मिजाज हैं और ईद आपकी जो है इस दफ़ा क्या तैयारी है ईद की? तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग और ईद मुबारक एवरीबॉडी। ईद की तैयारी पर्सनली एक होता है जो टिपिकल एक मादियत वाली ईद होती है, कपड़े जूते चीज़ें, वो चीज़ें नो डाउट हर कोई करता है, लेकिन आई पर्सनली थिंक इस पे अपने आप को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ईद का मतलब अगर आप जानें तो वो होता है एक दूसरे के साथ जुड़ के रहने का। तो ईदों पे अगर हम मेक श्योर करें कि हम आपस में मिल बैठ के, कोई नाराज़ है उसको बुला लें, उससे बात कर दें, बी द फर्स्ट वन टू शेक हैंड। तो ईदों की तैयारी, कपड़े जूते, अच्छा ये जो मेरी आदत है ना, मैं पहले से कर लेती हूँ। मेरा ये नहीं होता लास्ट मिनट शॉपिंग, मेरी चीज़ें पड़ी होती हैं, बच्चों की चीज़ें तैयार होती हैं, हस्बैंड की चीज़ें तैयार होती हैं। जी हाँ। तो हमारी तैयारी में और जहाँ तक बकरों की बात है वो तो मेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ले आते हैं। हाँ। हमारा फिर किचन में काम शुरू हो जाता है लेडीज़ का, तो वो चीज़ें फिर रूटीन से चलती हैं। मेरी मदर शादी से पहले और शादी के बाद मेरी मदर इन लॉ एक्सेलेंट कुकिंग, मैं उनके साथ ही होती हूँ। अक्सर मेरे हस्बैंड मुझे कभी छेड़ते हैं, मेरी माँ के हाथ का खाना या मेरी सास का हाथ का खाना, मैं कहती हूँ दोनों लाजवाब। क्या बात, लाजवाब, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, शानदार शानदार, बिल्कुल सही है। अच्छा मारिया, आप बताइए आप ईद किस तरह से मनाती हैं? आपकी ईद की क्या, आपकी ईद जो है किस तरह से डिफरेंट होती है, मुख्तलिफ होती है? नॉर्मली जो बकरा ईद है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ कुर्बानी होती है। तो कोशिश होती है कि कुर्बानी करूं मैं अपने बिहाफ से। अच्छा, माशाल्लाह, इतनी हिम्मत है आपके अंदर? नहीं, लाइक नॉट स्लॉटरिंग, बट ऑब्वियसली कुर्बानी में कोई हिस्सा होना चाहिए। बिल्कुल हिस्सा है, ये बकरे की खरीदारी के अंदर आपकी पार्टिसिपेशन, चॉइस आपकी होती है। एग्जैक्टली 5-6 साल से तो मैं कर रही हूँ। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। मतलब गिविंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर आप देने पे बिलीव नहीं करते तो फिर आप कभी खुश नहीं रह सकते। हाँ, क्या बात है, क्या खूबसूरत बात है, क्या खूबसूरत बात है, क्या। अच्छा ये बताइए, उन्होंने तो 3 जोड़े इस ईद पे बनाए, हाँ। बकरा ईद पे भी, और डॉक्टर साहिबा ने कहा कि जी इतना ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है, दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने ये कहा कि बहुत है ना? तो अब आप मुझे बताइए कि आपका क्या ख्याल है कि आपने कहा कि जी, आपकी बात से मैंने कुछ इस तरह का मकसद लिया कि यानी कि लोगों को हम जो है ना, एक तरह के, तो दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं ना, गिवर्स होते हैं और टेकर्स होते हैं। तो गिवर जो है वो बने। मैं इसके ऊपर थोड़ी सी बात करना चाहूँगी कि अक्सर लोग कहते हैं कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला। बट व्हाट आई बिलीव कि अगर आपको कुछ नहीं मिला, जो आपके पास है आप वो दें, तो पॉजिटिव एनर्जी खुद आपके पास आएगी और आप खुद बहुत ज़्यादा इत्मीनान महसूस करेंगे, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग आपकी पर्सनालिटी हो जाएगी। देने से पॉजिटिव चीज़ें होती हैं। जैसे आपके पास खुशी नहीं है तो जो चीज़ आपके पास थोड़ी सी खुशी है, अगर वो भी आप दे देंगे ना तो वो डबल होके आपके पास आएगी। क्या बात है, खूबसूरत। डॉक्टर साहिबा ये बताइए, आप वो तो अपने लिए बकरा जो है वो भी चूज़ करना खुद ही पसंद करती हैं, आपका जो है, आप अपने बारे में बताइए कि आप कुर्बानी का जानवर डॉक्टर साहब की पसंद का होता है, आपकी पसंद का होता है? वो मेरी जो मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ है, उनकी पसंद का होता है। अच्छा, ये क्या बात हुई? डॉक्टर साहब इज यूजुअली बिजी, तो उनकी बिल्कुल चांद रात पर भी ही इज लाइक पेशेंट्स होते हैं, वर्क कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही। तो सबसे अच्छा मेरे फादर इन लॉ जाते हैं और जाके ऐसी ज़बरदस्त डील करके ले आते हैं। तो यूजुअली मेरे फादर इन लॉ को क्रेडिट जाता है और मेरी मदर इन लॉ को। क्या बात, वो दोनों जाते हैं, या अकेले के लिए भी लेकर आए ना तो वो ज़बरदस्त डील करते हैं। मैं इस मामले में कहती हूँ लकी होती हैं वो लड़कियाँ जो फैमिली के साथ रहती हैं। क्या बात, क्या बात है, माशाल्लाह। वो जो कॉन्सेप्ट होता है ना, मैं लड़का लेके अलग रह लूँगी, मैं हैरान होती हूँ कैसे रह लेंगे। दोबारा मुझे जुमला मुकम्मल कीजिएगा। अक्सर वो जो लड़कियाँ होती हैं ना, कहती हैं मैंने शादी के बाद इस लड़के को अलग कर लेना है। अल्लाह जाने कैसे सरवाइव करती हैं। मैं तो कहती हूँ फैमिली स्ट्रक्चर आपका इतना अच्छा पॉजिटिव हो, क्या बात, आप मिल के ग्रो करते हैं। आप फैमिली कॉन्सेप्ट है ना, फैमिली नॉर्म्स हैं उसको। अच्छा, दिस अनदर थिंग, उसमें पॉजिटिव फैमिली सेटअप बहुत ज़रूरी है कि आपके जो इर्द गिर्द आपके जो सारे हों वो बहुत पॉजिटिव हों। दैट इज इम्पोर्टेंट। बिल्कुल सही, वो इंकम्प्लिश करते हैं। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी बात आपने की। आजकल हम पता नहीं क्यों, हम एक घर में भी रहते हैं ना, तो हम में से हर बंदा एक अलग रूम में होता है
और सबकी अलग मसरूफियत है, फिर मोबाइल फ़ोन ने हमें एक दूसरे से दूर कर दिया। ऐसा ही है। इस पे हम बात करेंगे और बहुत अच्छी आपने बात की माशाल्लाह। सुमेरा आपकी तरफ फिर आते हैं, ब्रेक की तरफ हम जाएंगे और आप हदीका कियानी का कोई गाना जो था वो हमें सुनाने वाली थी जी। याद सजन दी आई, याद सजन दी आई, याद सजन दी आई, याद सजन दी आई। अब ते जागे जाने क्यों फिर से सो गए, ना जाने क्यों, ना जाने क्यों, ना जाने क्यों, ओ ना जाने क्यों, ना जाने क्यों, ना जाने क्यों। हमारे तमाम देखने वालों को बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। एक बार फिर वो लोग जो दुनिया में कहीं भी बैठकर हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं उनको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला आपकी कुर्बानी कबूल करे और हम आपकी खुशियों में शामिल हैं आपके साथ। आमिर अली माशाल्लाह बड़ा अच्छा आपने परफॉर्म किया। मुझे बताएं पटियाला घराने से माशाल्लाह आपका ताल्लुक़ है। जी जी। तो मुझे ये बताइए कि आपका जो है शौक़ आपका जो है आगे किस तरफ जाने का है और उससे पहले अब तक क्या कुछ कर चुके हैं, मुख्तसरन बता दें हमें। आगे सिंगिंग को ही एज ए करियर लेने का मेरा है प्लान। अदर देन दैट अभी मैं कीज़ प्ले करता हूँ विद सम बैंड्स इन पाकिस्तान। अदर देन दैट मैंने म्यूज़िक स्टडीज़ कंप्लीट की फ्रॉम कराची एंड 10 साल हो गए कोशिश कर रहे हैं कुछ अच्छा करने की, कुछ अच्छा कंटेंट बनाने की। क्या बात है माशाल्लाह। आप ये देखें कि 10 साल पहले आपने एक सफ़र शुरू किया और उसके बाद आप यहाँ तक पहुँचे कि इतना बड़ा लेजेंड हमारे मुल्क का जो है इंटरनेशनल, उसने आपको अप्रिशिएट किया। तो मेरी और हम सब की बहुत सारी दुआएं आपके लिए हैं। आप हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं अभी कि अल्लाह ताला आपको और बहुत आगे लेकर जाए और आप बहुत ही बड़ा नाम पैदा करें और बड़ी नुमाया कामयाबियाँ हासिल करें। हमारे साथ डॉक्टर नाजिश और मारिया मौजूद हैं। डॉक्टर नाजिश, आपने अभी रिश्तों के हवाले से आप बात कर रही थी लास्ट हमारे सेगमेंट के अंदर, वही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आजकल जो पेशेंस है, आप जो थी सबसे पहले तो ये कि आपकी जो शादी थी वो आपकी पसंद की शादी थी और अरेंज शादी थी, आपकी प्योर आपकी अरेंज मैरिज थी और आपने ये फरमाइश की अपने घर वालों से या अपने इन लॉज से कि जी आप जो हैं अपने हस्बैंड से मिलना चाह रही हैं, शादी से पहले उनसे बैठकर बात करना चाह रही हैं, वो मुझे थोड़ा सा किस्सा बताएं। अच्छा, एक तो वाकई बहुत से लोग को लगता है कि हमारी लव मैरिज है, जबकि ऐसे नहीं है। हमारी एक 1000% अरेंज मैरिज है। वो टिपिकल ड्राइंग रूम का जो सीन होता है ना, लड़के वाले देखने आते हैं, वो सारा सीन था। अच्छा, आई वाज इन माय फाइनल ईयर MBBS, तो मैं तो बच्ची सी माइंडसेट, बस अम्मी ने कहा शाम को देखने आ रहे हैं, मैं कहा सो के जगह मैं सो रही हूँ, जगा दीजिएगा, मैं नाइट ड्यूटी करके परवाह ही नहीं है ना, जगा दीजिएगा, मैं उठ के बस हल्का फुल्का चेंज किया।
तो वो आए हुए थे, अफान की मदर और वो आए हुए थे। अच्छा, फिर मैंने अम्मी से कहा, मैं बात रखी थी, बेटा आपको जो दिल कर है आप बात कर लो। मेरे पेरेंट्स ने ना मुझे एक बहुत ही से कहते हैं ना कि नॉर्म्स के साथ, लेकिन ये समझाया हुआ था कि आपने अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद रखना है, करना है, तो आप इसको आप ओपनली जो आपको बात हो आप कर सकती हो, हमसे भी पूछ सकती हो, उनसे भी पूछ सकती हो। और शादी के टाइम उन्होंने मुझसे खुद पूछा था आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। ऐसे डॉक्टर हो, छोटी फैमिली हो, अच्छा डॉक्टर भी ना ज़रा पढ़ा लिखा डॉक्टर हो, मुझसे ज़्यादा पढ़ा लिखा डॉक्टर, अगर डॉक्टर भी हो तो अच्छा हो, और छोटी फैमिली हो। बेहतर है कि अगर पेरेंट्स भी डॉक्टर हो, स्पेशली मदर इन लॉ डॉक्टर हो। हाँ। अच्छा, इस मदर इन लॉ डॉक्टर क्राइटेरिया पे लोग बड़े हैरान होते थे, मदर इन लॉ डॉक्टर क्यों? मैं कहा ताकि वो मुझे अंडरस्टैंड करे। हाँ। ताकि मेरी अक्सर लोग, मेरा एक मशहूर है ना सास बहू का क्लैश। हाँ। मैंने कहा वो चीज़ ना हो, अगर मैं ड्यूटी करने जा रही हूँ, अगर मुझसे कोई चीज़ हेल्प आउट चाहिए तो उनको पता हो कि यार शी इज गोइंग थ्रू दिस, आई हैव बीन थ्रू दैट। तो मेरा ये तो उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से डॉक्टर अफान का रिश्ता है। सोच समझ के आपने जो ससुराल देखा, आपने कहा सास जो है डॉक्टर होंगी तो बिजी रहेंगी, ना घर पे होंगी ना लड़ाई होंगी, तो सास को तो निकालो पहले बाहर। तो आपने सास को निकालने के लिए सबसे तो डॉक्टर सास ढूंढी, उसके बाद आपने कहा हस्बैंड भी डॉक्टर होंगे तो वो भी सर पे सवार नहीं रहेंगे, जब मैं पढ़ रही होंगी तो वो कि यार कहीं आउटिंग पे चल रहे हैं या कुछ खाने में कुछ बना दो, तो आपने कहा ये कुछ ऐसी सेटिंग बिठाओ कि मतलब सब जो है ना वो अपने अपने काम से लगे और मैं अपने काम से। बिल्कुल, असल में जो चीज़ एक चीज़ है ना कि एन आइडियल माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। हाँ। तो जो बंदा फारिग होता है ना उसके दिमाग में शैतानियां चल रही होती है। अच्छा, शो तो हमारा चलता रहेगा, बातचीत भी जारी रहेगी, हम चलते हैं कुछ कुकिंग की तरफ। और ईद के दिन लंच के मौके पर ज़्यादातर जो है वो कलेजी बनती है, उसका एहतमाम होता है, क्योंकि कलेजी ज़्यादातर लोग रात में नहीं खाते, दिन में खाते हैं। तो शेफ़ कमल नवाज हमारे साथ मौजूद है। कमल, आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक, और मेरी तरफ से भी आप सबको, पूरे पाकिस्तान और हमारे देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। आप आज हमें क्या बनाना सिखा रही हैं? कलेजी आप जो है वो किस तरह से बना रही हैं? आपकी अम्मी की कोई आपने बताया था कि स्पेशल रेसिपी है, तो प्लीज़ स्टार्ट कीजिए। आज हम आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करेंगे कलेजी से रिलेटेड ही, और मैं आपको अपनी अम्मी की रेसिपी से मज़ेदार सी मसाला कलेजी बनाना भी सिखाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अपनी रेसिपी को। तो यहाँ पे हमारे पास आधा किलो कलेजी है, उसके साथ हम लोग इस्तेमाल करेंगे प्याज बारीक चॉप किया हुआ, टमाटर पेस्ट, दही, जिंजर गार्लिक पेस्ट, हल्दी, नमक, लाल मिर्च। हम यहाँ पे एक थोड़ा सा मैं इधर अपनी अम्मी की रेसिपी का जो स्पेशल इंग्रेडिएंट है वो शेयर करूँगी, ये है कढ़ाई मसाला। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हरा धनिया, हरी मिर्च, और हमारे पास अदरक है और थोड़ी सी काली मिर्च। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले हम इसमें जो चीज़ ऐड करेंगे वो है ऑयल। ऑयल आप अपने हस्बे जायका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जो यूज़ कर रही हूँ वो तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून यूज़ कर रही हूँ। हमारा ऑयल जैसे ही थोड़ा सा हीटअप होता है, हम सबसे पहले इसमें अपने प्याज को हल्का सा ब्राउन करेंगे। अच्छा, इधर जो हमने प्याज लिया है ये ऑप्शनल भी है। कुछ लोग कलेजी में प्याज और टमाटर के तड़के में बनाना पसंद करते हैं और कुछ लोग डायरेक्ट टमाटर के तड़के में। कलेजी हर घर में एक अलग अंदाज से बनाई जाती है, लेकिन क्योंकि मैं आज आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ अपनी अम्मी की रेसिपी से कर रही हूँ, तो इसमें हम टमाटर और प्याज के तड़के के साथ बनाएंगे। मसाला कलेजी जो है वो तो हमारे घर की रेसिपी है, लेकिन मोस्टली घरों में जो कलेजी मैंने देखी है वो डायरेक्ट बना रहे होते हैं, जस्ट हल्की सी काली मिर्च और नमक के साथ भून के खा रहे होते हैं। तो वो भी एक बहुत ज़बरदस्त जायका देती है। कलेजी की मैं कुछ आपसे टिप्स और ट्रिक्स यहाँ शेयर करूँगी कि अक्सर लोग ये कंप्लेन कर रहे होते हैं कि हमारी कलेजी सख्त हो जाती है या गल नहीं रही होती, हम उसको जितना भी उसको कर रहे हैं, गला रहे हैं, वो गल नहीं रही होती। इसमें जो एक सबसे मेन चीज़ का हम ख्याल करेंगे वो ये है, कलेजी को कभी भी इस तरह छोटे पीसेस में काट के आपने वॉश नहीं करना है। इसके बाद जब भी आप कलेजी बनाएंगे, आपने कलेजी को साबुत जो होता है, बिल्कुल आपके पास 2 पीसेस में आती है, 3 में बड़े पीसेस में जो आती है, आपने कलेजी को सिर्फ उस फॉर्म में वॉश करना है। काटने के बाद आपने कभी भी कलेजी को वॉश नहीं करना, क्योंकि अगर आप उसको इस फॉर्म में वॉश करेंगे ये सख्त हो जाएगी। और सेकंड, आपने कोशिश करनी है कि आप नमक मिड में या एंड में डालें, उससे भी आपकी कलेजी कभी भी सख्त नहीं होगी। यहाँ पे हमारा जो प्याज है वो हल्का सा ब्राउन हो चुका है, हमने इसको बस हल्का सा ही ब्राउन करना है, बाकी ये मसाले के साथ साथ पकेगा। अभी हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर और गार्लिक पेस्ट। इधर मैं ऐड कर रही हूँ 2 स्पून।
अच्छा, अभी हम इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी अपना कढ़ाई मसाला। ये आप हस्बे जायका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जस्ट 2 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। थोड़ी सी हल्दी, नमक, थोड़ा सा मैंने अभी बिल्कुल स्टार्ट में डाला है, बाकी हम इसको एंड में डालेंगे। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें यूज़ करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। यहाँ पे मैंने 1 अदद बड़ा टमाटर लिया है और उसको मैंने ये फाइन पेस्ट बना लिया है। अभी हम इसको 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे मसाले को। जैसे ही साइड्स पे ऑयल आ जाएगा, हम इसमें अपनी कलेजी को ऐड करेंगे और फिर हम उसके बाद कलेजी को भूनना स्टार्ट करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे कलेजी। अच्छा, कलेजी को जैसे ही आप ऐड करेंगे, सबसे पहले आपने तेज़ आंच पे इसको भूनना है 2 से 3 मिनट के लिए। अभी इधर हम इसमें साथ ऐड करेंगे थोड़ा सा सब्ज़ मिर्चें, थोड़ी सी अदरक और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया। दो से 3 मिनट की भुनाई के बाद हम इसको अब 5 से 7 मिनट के लिए ढक के रखेंगे दम पे। कलेजी को कभी भी ज़्यादा ओवर कुक ना करें। एक ये भी कंप्लेन कर रहे होते हैं लोग कि हमारी कलेजी गल नहीं रही। जितना ज़्यादा आप इसको गलाने की कोशिश करेंगी, वो उतना हार्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। कलेजी की जो टाइमिंग होती है 2 से 3 मिनट आपने मसाले के अंदर इसको भूनना है तेज़ आंच पे, और उसके बाद बकाया जो आपने इसको भूनना होता है वो आपने दम पे 5 से 7 मिनट। टोटल आपकी कलेजी की बनने की जो टाइमिंग होती है वो 10 से 15 मिनट की होती है। हमारी कलेजी भी तकरीबन तैयार हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, अब क्योंकि हमारा ये तकरीबन तैयार हो चुकी है, अब हम एंड में इसमें शामिल करेंगे दो चम्मच दही। दही बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप शामिल करना चाहें तो आप करें, अगर आप नहीं भी शामिल करेंगे तो तब भी इससे आपकी कलेजी के जायके में फ़र्क नहीं आएगा। अच्छा, अभी हमारी कलेजी बिल्कुल तैयार है। अभी हम इसको करते हैं डिश आउट। अच्छा, हमारे घर में तो जब भी इस तरह ईद का मौका होता है तो हमारे सारी फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं वो प्रेफर कर रहे होते हैं कि इकट्ठे बैठ के खाएं। मैं इसको जो कह रही हूँ डिश आउट भी कह रही हूँ, थोड़ा अपनी अम्मी के अंदाज में कह रही हूँ, हमेशा बड़े बर्तन में, ताकि सब इकट्ठे मिलजुल कर बैठ के एंजॉय करें। कोई भी चीज़ अब जब आप बना रहे हैं उसकी सारी खूबसूरती आती ही उसकी गार्निशिंग के साथ है। डिश आउट करने के बाद खूबसूरत सी गार्निशिंग। गार्निशिंग में कलेजी के साथ जो चीज़ मज़ा भी करती है वो आ जाता है हमारा लेमन, जो कि आप कलेजी के ऊपर भी डाल के खा सकते हैं बाद में। थोड़ी सी गार्निशिंग हम करेंगे हरी मिर्च, हरा धनिया, तो ये हमारी मज़ेदार कलेजी बिल्कुल तैयार है। इसको आप भी अपने अपने घरों में ईद के मौका पर बनाएं और इन्जॉय करें। बहुत शुक्रिया कमल, बहुत शुक्रिया, शानदार सबकी तरफ से।
यकीनन मुझे उम्मीद है कि कमल से आप लोगों को कुछ नया सीखने का मौका मिला होगा और उसमें आप अपने कुजीन के अंदर जो है कोई नया टेस्ट जो है वो मुतारिफ करवा सकेंगे। क्या सुना रहे हैं हमें? एक गाना सुनाऊंगा आपको शफकत अमानत साहब का, तेरे बिना जिया। क्या बात है। तेरे बिना जिया नहीं जाए, तेरे बिना जिया नहीं जाए, तेरे ही मैंने है सपने सजाए, तेरे ही मैंने है सपने सजाए, तेरे बिन है सनम क्या खुशी कैसे गम, तू चली आए जो जी उठे फिर से हम, तू जो नहीं तो क्या है गम, हाँ तू जो नहीं तो क्या है गम, तेरे बिना जिया नहीं जाए, तेरे बिना जिया नहीं जाए, तेरे ही मैंने है सपने सजाए, तेरे ही मैंने है सपने सजाए। हो देखा तुझे तो हुआ मैं दीवाना, देख के ऐसा लगा शादी पुराना, हुए अनजाने क्यों हुए अनजाने क्यों, हो देखा तुझे तो हुआ मैं दीवाना, देख के ऐसा लगा साथी पुराना, हुए बेगाने क्यों हुए जाने क्यों, एक रास्ता मेरा एक रास्ता तेरा, हम दोनों की मंजिल जुदा, हम दो अजनबी हम दो हम सफर, हम दोनों का एक खुदा, हुए बेगाने क्यों हुए अनजाने क्यों। बहुत शानदार। एक बार फिर सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जहाँ पे हमारा शो देखा जा रहा है, ईद कुर्बान की बहुत सारी ढेरों मुबारकबाद। ईद को एंजॉय कीजिए, कुर्बानी कीजिए, मुंह मीठा कीजिए और एक दूसरे से मिलिए, एक दूसरे के करीब आइए, एक दूसरे से गले मिलिए। आजकल गले मिलना जो है वो मैं देखता हूँ कि हमने छोड़ दिया है, मोबाइल फ़ोन की वजह से हम दूर हो गए। और ईद की मुबारकबाद की जो मैसेजेस हैं डॉक्टर साहिबा, मैं देखता हूँ कि लोग टेम्पलेट्स भेज देते हैं। तो मैं तो जो कोई ईद का मुबारकबाद का टेम्पलेट भेजे तो मैं तो उसको रिप्लाई भी नहीं करता। एक पर्सनलाइज होता है मैसेज जब कोई आपका नाम लिख के भेजता है खुद, तो आपको लगता है कि यार उसने मुझ पर टाइम लगाया मैसेज लिखने पे, तो इसको रिप्लाई करना चाहिए। आई एक्चुअली डू दिस। जब भी मुझे कोई टेम्पलेट भी भेजता है ना, मैं उसको लिख के ईद मुबारक भेजती हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह।
अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये आपने शादी के हवाले से बात की कि जी ठीक है, और उन्होंने कहा कि हमारी यानी कि कोई पैरामीटर्स का नहीं होता, अपने अपने तजर्बे की रोशनी में हम जज करते हैं। ये मुझे बताइए कि ये शादी के बारे में एक बात ये भी कही जाती है, जो पुरानी हमारी बड़ी बूढ़ियाँ होती थी वो कहती थी कि लड़की जो है ना ससुराल में जब जाए तो 2 साल तक वो अपना मुंह बंद रखे बिल्कुल, तो 2 साल लगते हैं अंडरस्टैंडिंग होने में। किसी को अगर जानना हो तो उसको, या किसी को आप असेस करना हो 2 साल क्या हो, तो पूरी ज़िंदगी भी आप किसी को नहीं जान पाते। क्या बात एक्चुअली तो सीधी सी बात है, 2 इयर्स हो कि 10 इयर्स हो कि 30 इयर्स हो, हाँ, ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना ना ये दोनों का म्यूचुअल होता है, चाहे फैमिली का हो, हस्बैंड वाइफ का हो। तो जस्ट बी योर सेल्फ एंड बी वेरी पोलाइट एंड काइंड एंड विद अ ग्रेटिट्यूड पर्सन। हर किसी को स्पेस दें, हर किसी को मौका दें, आप उसको ट्रस्ट करें और उसको मौका दें कि वो अगर ट्रस्ट आपका तोड़ नहीं रहा देन इट्स ओके। ये बात नहीं है कि मैं उसको ये इम्तिहान लूँगी, करके रहूँगी, मेरे साथ बुरा हुआ तो मेरे साथ भी करूँगी, दिस इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। सो किसी को आपके घर में एक लड़की आ रही है, वो अपने घर से आ रही है, उसका अलग माहौल है, वो आती है, उसको एडजस्ट करने में हेल्प करें। कल को आपकी बेटी भी जाएगी ना, तो दिस इज अ स्मॉल वर्ल्ड, जो आप करते हो वो आपके सामने आता है। नहीं, अपनी बेटी के लिए तो बड़ी दुआएं करते हैं कि ससुराल वालों की आंख का तारा बन के रहे। ऐसा ही है। और अपने भाई के लिए और बेटे के लिए हम लाएंगे चांद सी दुल्हन। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारी जो बेटी है उसका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा अगर मुख्तलिफ भी हो तो वो तो ससुराल वालों की आंख का तारा बने। और मुझे चाहिए चांद सी दुल्हन इसके लिए। सब करती हो, सब चीजें माहिर हो, हनफर मौला हो, गोल रोटी बनाती हो, चाहे डॉक्टर भी हो लेकिन गोल रोटी बनाती हो। क्या बात है। ये जो चीजें है ना, ये वाकई ये रियलिटी और एक्सपेक्टेशंस होती हैं। ये तो मुझे लग रहा है दिल की जो बातें हैं ना वो सामने आ रही हैं कि डॉक्टर भी हो और गोल रोटी बनाती हो। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। एक्सपेक्टेशंस यही होती हैं। अच्छा। एक ऐसा सांचा हो जो ऐसा एज इट इज मिल जाए, जबकि ऑब्वियसली ह्यूमनली इट इज नॉट पॉसिबल। एवरी पर्सन हैज एन देयर ओन पर्सनैलिटी। और अक्सर शादी के टाइम लड़कों को भी कहा जाता है बीवी के साथ ऐसे ही करी, पहले दिन जो किया वो जिंदगी भर कला करना पड़ेगा, थल्ले नहीं रख के लेना। नहीं, ऐसी टिप्स मिलती हैं, दरवाज़ा नहीं खोलना, पहले दिन ज़्यादा तारीफें ना करना, फिर ज़िंदगी भर करनी पड़ेंगी। गलत है, प्लीज़ लेट देम लिव। जो ये तारीफें कर रही हो, हरकतें कर रहे हो तो अपनी बीवी के साथ बड़े अच्छे होते हैं। क्या बात तो आप प्लीज़ उनको मैनली, जेंटल मैन इज द एक्चुअली रियल मैन। क्या बात है। जेंटलमैन, बी अ जेंटलमैन। क्या बात है। जेंटलमैन वो होता है आपके मुताबिक, जैसे आप कह रही हैं कि वो अपनी बीवी को जो प्रिंसेस बना के रखे, बल्कि वो नहीं होता जो उसको होम सपोर्ट समझे और वो जी रोटी गोल बनाना और सारी चीज़ें। लड़की के लिए ज़रूरी है कि जब उसकी शादी हो रही है तो वो एक परफेक्ट कुक भी हो, उसे खाना भी बनाना आता हो, वो घरदारी भी सारी आती हो। वो हम अपनी बेटी के लिए तो समझते हैं कि ज़रूरी नहीं है, ये वहाँ जाके सीख जाएगी। सिखा दीजिएगा इसको, अपनी बेटी समझें। अच्छा, मैं व्हाट आई रियली बिलीव इट कि अगर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और मसले मसाइल नहीं हैं तो कपल्स को अलग रहना चाहिए। उसकी वजह ये नहीं है कि आप कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं हैं, आप अच्छे नहीं हैं, आपके अंदर मसले हैं, बट देयर इज़ सम प्राइवेसी। जब कपल एक दूसरे के साथ रहते हैं तो अब वो मतलब डिपेंड करता है ना कि आप, अगर तो आपका घर बहुत बड़ा है जहाँ पे आप रह सकते हैं, अगर तो आपका घर बहुत छोटा है तो वहाँ प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। तो आई थिंक कि उनको अलग ही रहना चाहिए। 2 चीज़ें डॉक्टर नाजिश की ज़िंदगी से मेरे सामने आई। एक तो ये था कि एक बार आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, आप बहुत बीमार थी और आपकी फैमिली फिर आपको हॉस्पिटल लेकर गई। डॉक्टर साहब को जब आपके हस्बैंड को कॉल की गई तो पता चला कि जी वो नहीं आ सके, लेकिन उस पर आपने शिकवा नहीं किया कभी। ये कहाँ से आती है ये बर्दाश्त जो होती है? ये सीधी सी बात है, ये अल्लाह ताला की तरफ से होती है। अब मैं कोई बंदा ये नहीं कह सकता मैं ये मैं वो। मेरी मदर इस चीज़ से मुझे काफ़ी अच्छा गाइड करती रही है शुरू से। लड़कियों की तरबियत में ये होना चाहिए, ये करना चाहिए। लड़कियों को यूजली ना बहुत ज़रूरी है कि दे शुड बी मोल्डेबल। आगे जाए कहा जाता है ना एज के साथ आप मोल्ड नहीं होते। अर्ली एजेस में स्पेशली जो आप लोग बैठे हो, दिस इज़ अ टाइम के यू मोल्ड योर सेल्फ। अच्छा, ये सिर्फ इस एज में नहीं, आगे भी बड़ा काम आती है। रीज़न ये कि कल को आप बहू बनोगे, फिर आपने आपके अपने बच्चे होंगे, फिर आप मदर बनोगे, फिर मदर क्या आखिर मदर इन लॉ भी बनोगे, फिर आपके इतने रिश्ते हैं। तो बीइंग अ रिजिड पर्सन विल ऑलवेज लीड यू टू अ फेलियर एंड नो वन विल हैव अ गुड हार्ट फॉर यू। लेकिन आपको पता है बहुत क्या, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। और यहाँ पे आपके सॉरी, पता है क्या आप कह रहे हैं ना कि लड़कियाँ जो है वो बर्दाश्त नहीं करती, लेकिन बिलीव मी, अगर औरत को ये पता चल जाए कि उसका मर्द लॉयल है ना तो वो हर चीज़ बर्दाश्त कर लेती है। क्या बात है। लेकिन हर किसी को लॉयल्टी मिलती भी नहीं है। बिल्कुल सही। आपको बिल्कुल। हर किसी का सिनेरियो भी डिफरेंट होता है। तो इनसे इम्पोर्टेंट कि आप खुद को एक सब्र अपने अंदर रखें, क्योंकि इसके बाद ही एक्चुअली आपको जो फ्रूट मिलेगा ना
वो इन सेंस ऑफ लॉयल्टी भी मिलेगा, बिल्कुल इन सही सेंस ऑफ बॉन्डिंग भी बिल्कुल मिलेगा। सही है। सब्र का फल जो है वो मीठा होता है, सड़ता Definitely नहीं है। होता है। बहुत लोग कहते हैं सड़ भी जाता है कभी कभी, सब्र का फल जो है लेकिन मीठा होता है। आप मुझे ये बताइए, आपसे मेरा सवाल ये है कि प्रिंसेस बना के रखे जो उन्होंने बात की, आप लोग जो आजकल की जनरेशन है, हमारे जो ये बच्चे हैं जो अभी अनमैरिड हैं, जो जिन्होंने अभी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी का आगाज़ नहीं किया, वो क्या सोचते हैं अपनी आने वाली ज़िंदगी के बारे में, ससुराल के बारे में, उनका परसेप्शन क्या है? हमारी जो मतलब कि हमारी थिंकिंग है कि हमें आगे क्या मिले। हाँ। तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ब्यूटी मैटर नहीं करती, लेकिन ऑनेस्टी और जो केयरिंग है और जो लॉयल्टी है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। एक हस्बैंड के वाइफ के लिए एक हस्बैंड की लॉयल्टी बहुत मैटर करती है। और जैसे पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए सबका, नो डाउट कि हम लोगों का भी होना चाहिए और जो नेक्स्ट हैं हमारे जो होंगे उनका भी होना चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तो एक इन्वायरमेंट अच्छा बनता है। नेगेटिविटी होगी तो नेगेटिव जो लोग होंगे वो दूसरे लोगों को कुछ और बता के, तो वो नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है और मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी बढ़ जाती है कि वो सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं तो ये समझती हूँ कि एक अच्छा होगा कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड हो आगे जाके हम। बहुत शुक्रिया। अच्छा, जब हम बात करते हैं ईद की और जब हम बात करते हैं शादी की, तो दोनों में हमें एक चीज़ कॉमन नज़र आती है और वो है खुशी। खुशी की जो डेफिनेशन है आपकी नज़र में, नेक्स्ट माइक दे दें, खुशी की डेफिनेशन क्या है? सच्ची खुशी हम किसे कहते हैं, कहाँ से मिलती है, ये मुझे बताइए। खुशी जो है, सच्ची खुशी तो अभी तक जो मैंने देखा है वो मुझे अपने बेटे से मिलती है। क्या बात है, माशाल्लाह। मैं एक मदर हूँ और ईद के पहले दिन उसे तैयार करना, ईद से पहले उसके लिए हर किस्म की तैयारी करना, मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी यही है और मैं इससे बड़ी खुशी तो फ़िलहाल कोई भी नहीं समझती। क्या बात है, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। ये तो रिश्ते जो हैं माँ का और उसके बच्चे का या बच्चे का और माँ का, ये तो बेलौस रिश्ते हैं, ये तो अनमोल जिन्हें हम कहते हैं ना, इसका तो कोई बदल हो ही नहीं सकता बिल्कुल। और कोई जो बात करना चाहें खुशी के हवाले से, सच्ची खुशी, पीछे दे दें ब्लैक जो बैठी है ब्लैक में। जी, आप बताइए आपकी नज़र में सच्ची खुशी जो है वो क्या है? सर मेरे लिए तो फैमिली ही है, मेरी फैमिली है। जी। तो फैमिली कौन सी वाली फैमिली? आपकी इमीडिएट फैमिली होती है जो आपके फादर और मदर वाली फैमिली? या यस सर। अच्छा, यानी कि हस्बैंड वाली फैमिली जो है उनको नहीं समझ में आ रही है आपको? सर अभी तक तो नहीं है, फिलहाल तो फैमिली वो फादर वाली है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। कोई शादी के बाद की जिंदगी के बारे में कुछ आपने सोचा कि कैसे लोग मिलेंगे, उनको टैकल किस तरह से करना है, चुप रहना है, या एक वो जो हमारे गौरी और हमारे जो अल-फतह मिसाइल हैं वो हमने तैयार रखने हैं? नहीं सर, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। कॉम्प्रोमाइज एक लफ्ज़ है पुराना, मैं समझता हूँ कि अंडरस्टैंडिंग से चलना चाहिए। एक टीम की तरह होते हैं ना, दोनों ससुराल भी और फिर जो उसमें प्लेयर्स होते हैं, हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, सब एक टीम की तरह होते हैं। मिल की टीम खेलती है तो हम आगे बढ़ते हैं ज़िंदगी के अंदर ना। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, और आप जो है मारिया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप दोनों हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। बहुत सारी अच्छी बातें जो हैं वो हमें जानने और सीखने का मौका मिला, क्योंकि हम एक दूसरे के तजर्बात से ही ज़िंदगी में सीखते हैं। अगर हम ये सोचें कि जी जैसे जैसे वक्त के साथ चीज़ें हमारे सामने आती जाएंगी, हम उनको ओवरकम करते जाएंगे, तो हमेशा ऐसा नहीं होता। तो बेहतर ये है और समझदारी ये है कि हम दूसरे जो हमसे पहले उस रास्ते से जा चुके हैं उनका हम जो है उनके तजर्बे से सीखें। क्या सुना रहे हैं आपके पास, और क्या है हमारे लिए? रंगी है तो रंगों से भी ज्यादा शौक लगती, और रह के भी ज्यादा ले जाएंगे तुझको उठा के, तेरे बिना लगे ना मोरा जिया। रंगी है तो रंगों से भी ज्यादा शौक लगती, और रह के भी ज्यादा ले जाएंगे तुझको उठा के, तेरे बिना लगे ना मोरा जिया। हमारे तमाम अहले वतन को, तमाम देखने वालों को एक बार फिर ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। ईद उल अज़हा सबको बहुत बहुत मुबारक हो, और सब लोग अपने घरों में एंजॉय कर रहे होंगे। और इस वक्त तो घर में गालिबन कलेजी वगैरह तैयार हो चुकी होगी, कुछ घरों में हो रही होगी, और मेहमानों की आमद का सिलसिला जो है अभी जारी नहीं हुआ होगा।
लेकिन तैयारियां जो है वो चल रही होंगी। ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड जनाब एजाज महमूद साहब और उनकी अहलिया। आप बताइए कि आपके घर में ईद जो है वो कैसी होती है? आपका जाना ज़्यादा होता है या मेहमानों का आना ज़्यादा होता है? हमारी ईद में फैमिली का बहुत है, फैमिली बहुत ज़्यादा, सब लोग हमारे पास ईद करते हैं और हम सब एंजॉय करके फिर सेकंड डे हम निकलते हैं अपने फ्रेंड्स वगैरह से मिलने के लिए। बिल्कुल सही है। ईद में पकवानों का क्या कोई ख़ास एहतमाम होता है आपके घर में? जी बिल्कुल, ट्रेडिशनल सारी चीज़ें जो हैं वो बनती हैं, मॉर्निंग से ही शुरू हो जाता है सिलसिला और फिर शाम में बारबेक्यू और वो इस टाइप का दावत होती है जिसमें पूरी फैमिली इनवाइटेड होती है। बिल्कुल सही है। तो आपकी सपोर्ट में ये उसमें आप खुद ही सुपरवाइज करती हैं इसमें या आपके साथ एक टीम होती है किचन के अंदर? क्योंकि जाहिर है बहुत हेल्पर होते हैं पर मैं खुद भी कुकिंग करती हूँ। आई लव टू कुक और अपने बहन भाइयों और रिलेटिव्स, अपने इन-लॉज और अपने बहन भाइयों के लिए बनाना जो है मतलब बहुत मज़ा आता है उस चीज़ में। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। खिलाकर जो है ना, बहुत सारे लोग खिलाकर खुश होते हैं, बिल्कुल। कुछ तो खाकर खुश होते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो खिलाकर खुश होते हैं। बिल्कुल। सर को खाने में कोई ख़ास चीज़, इनको मीठे में क्या पसंद है और खाने में क्या पसंद है? सर वैसे इन्हें सिंपल चीज़ें पसंद हैं खाने पीने में, मगर यू ट्रेडिशनल भी, बिकॉज ही इज़ अ लाहौरी, तो ट्रेडिशनल भी ख़ास मौक़ों पे पसंद है। क्या बात है। ही लाइक्स टू टेक दैट। मतलब जब लाहौर का नाम आ गया तो फिर तो कोई सवाल रहा ही नहीं। अलीजा हमारे नौजवान सिंगर हैं बिल्कुल, और इन्होंने अपने गाना बनाया है अपनी पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस के लिए। तो जब उन्होंने मुझे सुनाया, मेरी इत्तेफाक से इनसे कहीं मुलाकात हुई, तो मैंने कहा आप ज़रूर आएँ और सर की मौजूदगी में अगर ये गाना सुनाएंगे तो मुझे खुशी होगी। जनाब, ये गाना नगमा ख़ास तौर पे पाकिस्तान पाक फ़ौज के लिए मैं डेडिकेट करता हूँ। खून का एक कतरा तेरे नाम किया है, हमने जाम शहादत तेरे लिए ही पिया है। दुख तकलीफों को तेरी ले लिया, कुर्बान तुझ पे सब कुछ है कर दिया। ऐ वतन न भूलना हमें वतन, ऐ वतन न भूलना हमें वतन। तेरी सरहदों पे हम भी थे खड़े, के मैली आँख भी दुश्मन की ना पड़े। तेरी सरहदों पे हम भी थे खड़े, के मैली आँख भी दुश्मन की ना पड़े। तुमको हमने है सुलाया जाग कर, तेरी खातिर हम चले हैं आग पर। ऐ वतन न भूलना हमें वतन, ऐ वतन न भूलना हमें वतन। हम भी लाडले थे माओ के ऐ वतन, अपने भी थे रिश्ते बाबा भाई बहन। खून के रिश्तों को कह के अलविदा, कुर्बान तुझ पे सब कुछ है कर दिया। ऐ वतन न भूलना हमें वतन, ऐ वतन न भूलना हमें वतन। आप देखिए कितना खूबसूरत गाना था। आपका ओपिनियन तो मैं अभी लूँगा इसके ऊपर और सर से ही बात करूँगा, लेकिन आप ये देखिए कि उसने कितने दिल से गाया है। और जब वो गाता है, जब वो अल्फाज मैं उसके अल्फाज जब मैं सुन रहा था तो वो बाकी एक दर्द था उसके अंदर अपने वतन के लिए, और एक जो सच्ची मोहब्बत करने वाला बेटा होता है वतन का, वो तुम्हारे अंदर मुझे। सर आपकी राय जो है वो क्या है? जी मैं तो खो गया था जी। अगर माइक की जो है ना यहाँ पे बंदिश ना होती उठने की, तो मेरा तो जी चाह रहा था इनका माथा चूमूं और इनको शाबाश दूं। हमारे साथ मौजूद है हमारी शेफ सफिया जवार,
और ये हमें एक बहुत ख़ास रेसिपी बनाना सिखा रही हैं और बता रही हैं कि ईद के पहले दिन रात को मेहमानों की खातिर तवाज़ु जो है वो किस डिश से की जाए, और ये भी इनकी एक बहुत ही सीक्रेट और ख़ास रेसिपी है, बहुत ख़ास इनकी रेसिपी है। चल के देखते हैं। जी सफ़िया। जैसे कि नॉर्मली लंच में जो है वो बड़ा हैवी होता है लंच, तो हम एज एन शेफ़ हम ये सिखाते हैं कि आप जो है रात को थोड़ा सा लाइट खाना प्रेफर करें ताकि आप एसिडिटी से बचे रहें। तो आज उसी हवाले से आज जो है मैं आपको जो है स्टीम्ड लैम्ब चॉम्प बनाना सिखाऊंगी, जो कि इंतहाई कम इंग्रेडिएंट्स और स्पाइसेस के साथ बनेगा, जो कि जायका इसका इतना बेहतरीन होगा कि आप इसको बार बार बनाने में मजबूर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमें जो चाहिए होगा वो हम चूल्हा जलाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए जो है स्टीम्ड जितने भी खाने बनते हैं उसमें हमें ऑयल की जो है बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें ऑलमोस्ट जो है मैं हाफ़ कप ऑयल आप समझे मैं यूज़ करूँगी। ठीक है जी। इसमें जाएंगे जी आपके लैम्ब चॉप्स। आप जब लैम्ब चॉम्प्स या स्टीम की कोई भी चीज़ बनाते हैं तो आप कोशिश किया कीजिए कि आपका जो पतीला हो वो थोड़ा वाइल्ड हो, ताकि उसके ऊपर जो है चीज़ें जो चिकन हो या वो मटन हो या वो बीफ हो वो एक दूसरे के ऊपर ना आए। तो इस तरह जब आप सीक्वेंस में रखते हैं तो ये आगे जाके बहुत ही मतलब शेप में बनती है और बहुत अच्छी और जूसी और टेंडर बनता है। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए आप जब भी कुकिंग करें तो पतीला जो है अपने इसके हिसाब से रखिएगा, मटन और गोश्त के हिसाब से रखिएगा। अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे कि शेफ़ जो है स्टीम्ड बोल रही है, लेकिन इसको ये पहले ऑयल में सौते क्यों कर रही है? वो इसलिए कर रही हूँ मैं क्योंकि आपको पता है कि लैम्प में और मटन में जो है एक थोड़ा सा ऐसे अजीब सा एक टेस्ट होता है, तो उसको थोड़ा दूर करने के लिए हम इसको हल्का सा जो है ऑयल में भुनेंगे। तो जैसे ही ये थोड़ा सा इसका पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा तो इसमें पानी है थोड़ा सा, हम इसको छोड़ते हैं, इसका पानी थोड़ा सा सोख हो जाए। स्टीम्ड खाने जो है ये जो कुकिंग प्रोसेस होता है स्टीम्ड खानों का, ये जो है हमें ये सिखाया जाता है, ये जो है कुकिंग मेथड में सबसे पुराना मेथड है, क्योंकि पहले बार उसके बाद वो जाके सिमरिंग आया, फिर जो है स्टीविंग आई, फिर बाकी जो कुकिंग प्रोसेस होते हैं वो सारे आ गए, ब्रेजिंग आ गया, फ्राइंग हो गई, वो सारी चीज़ें बाद में आई थी। जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था कुकिंग मेथड में वो सबसे पहले ये स्टीमिंग जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था। ये देखिए जी, अगर हमारे कैमरामैन आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा दे तो इसका कलर जो है वो हमारा जो मीट है वो थोड़ा सा कैमरालाइज हो चुका है। तो अभी जो है हम इसके अंदर डालेंगे ये जो हमने रफली काटे हुए थे ऑनियंस, ये ऐसे ही जाएंगे इसमें। इसके बाद जाएगा जी सॉल्ट, इधर मैं डालूंगी अपने गोश्त के हिसाब से, जितना मेरे पास गोश्त पड़ा हो इस हिसाब से मैं आपके लिए डालूंगी, कोई आप समझ लीजिए 1.5 चम्मच। इसमें जाएगा जी आप समझ लीजिए 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर और 1 टेबल स्पून जो है इसमें जाएगा टर्मेरिक हल्दी पाउडर। तो इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस। हम इसके नीचे आँख जो है थोड़ी हल्की कर लेते हैं। फिर इसके बाद जो है हम डालेंगे इसमें 1 टेबल स्पून जो है गार्लिक डालेंगे, 1 टेबल स्पून जी हमने इसमें जिंजर डालेंगे, जी हाँ। तो ऑडियंस को जाहिर बात है टीवी में से इसकी शायद जो फ्रेगरेंस है, जो खुशबू, जो अरोमा आ रहा है वो उनको फ़ील नहीं हो रहा होगा, बट इस वक्त मुझे जो है इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो इस स्टेज पे हम इस पे ऐड करेंगे जी ऑलमोस्ट कोई 2 ग्लास ऑफ वाटर, 2 ग्लास पानी ऐड करके हम इसको बिल्कुल तेज़ आंच पे रखेंगे जी दम पे।
ताकि ये स्टीम हो तो बड़ा अच्छा बने। तो ये चला गया हमारा स्टीमिंग प्रोसेस पे। यहाँ पर जो है हम इसको देंगे कोई 10 to 15 मिनट्स बनने के लिए। जैसे ही इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी कि ये किस कदर अच्छा और लजीज बनेगा, जो कि आपको देखने में भी अच्छा लगेगा और यकीनन आपको खाने में भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। जब तक हमारा जो है लैम्ब चॉम्प्स जो है वो स्टीम्ड होके तैयार हो जाएंगे, तब तक हम इसकी प्लेटिंग के लिए एक बेड बनाएंगे जो हम ट्रे के ऊपर रखेंगे, जो कि इंतहाई लजीज बनेगा। ये पहले हम करेंगे अनियन फ्राई, सौते करेंगे ऑयल में, फिर इसके बाद हम कैरेट जो है इसको सौते करेंगे। हमारा मटन जो है वो है स्टीमिंग प्रोसेस पे। यहाँ पर मैं आपको बनाना सिखाऊंगी जी कि जो प्रेजेंटेशन के लिए आप जो प्लेटिंग करेंगे, थोड़ा सा ऑयल लेंगे। ऑयल लेके ऑयल जैसे ही हमारा थोड़ा जो है हीटअप होगा, हम इसमें डालेंगे जी अनियंस। तो ये हम डालेंगे इसमें। अच्छा जी, इसको जो है आपने ज़्यादा पकाना नहीं है, बस आपने इसको गोल्डन ब्राउन भी नहीं करना है, इसको जस्ट आपने हल्का सा ब्लॉन्ड करना है। जी हाँ, तो आप लोग देख सकते हैं इसको जो है हल्का हल्का सा कलर आ रहा है और अनियंस जो है वो थोड़े से नरम भी हो रहे हैं। आपने साथ साथ जो है अपना मटन देखते जाना है कि इसमें पानी कितना कम रह गया है। अगर कम रह गया तो आपको और डालना है, अगर नहीं तो फिर उसको रहने दें। मेरे हिसाब से जो मेरा मटन है ये ज़बरदस्त बन रहा है और इसका पानी भी बिल्कुल अपने लेवल पर है और स्टेज पर है, इसी हिसाब से ये बिल्कुल बेहतरीन बनेगा। ये देखिए जी, ये हो गए हैं हल्के से कैरामलाइज्ड। तो इधर जो है हम इसको निकाल देंगे इसी प्लेट में और थोड़ा सा ऑयल लेंगे। पैन जो है हमारा गरम है, इसको दोबारा गरम करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसके लिए वेट नहीं करेंगे। तो इसी स्टेज पे जो है बिल्कुल हम जो है अपने कैरेट्स इसमें डाल देते हैं। इसकी वो इसी में बरकरार रहे। जब ज़्यादा पकाएंगे तो ज़ाहिरी बात है जो ग़िज़ाइयत होती है वो पूरी ख़त्म हो जाती है। ये बस जैसे हमने अनियन कैरामलाइज़ किया था बिल्कुल वैसे ही कैरेट्स कैरामलाइज़ करेंगे। तो बस ये भी ऑलमोस्ट हो गया है। तो इसके साथ हम एक दफ़ा फिर देखते हैं हमारा मटन कौन से स्टेज पे पहुंचा है। बस हमारा मटन जो है ऑलमोस्ट इसका पानी जो है वो सोख होने वाला है, तो हम अभी उसको भी निकाल लेंगे। जी, तो ये हमारा कैरेट भी हो गया है, हम कैरेट भी इसमें निकाल लेते हैं प्लेट में। ये लीजिए जी, जैसे जैसे बर्तन फारिग हो रहे हैं आप उनको साइड पे कर दें ताकि आपके स्टेशन से जो है तो रश थोड़ा सा कम हो जाए। आप अगर ज़रा सा जूम करेंगे मेरे मटन पे तो आपको दिखाई देगा कि इसका पानी सोख हो चुका है और इसमें बड़ा ही बेहतरीन सा कलर आया हुआ है। और इसके अंदर जो अनियंस और स्पाइसेस मैंने डाले थे हल्के फुल्के, ज़्यादा स्पाइसेस डाले भी नहीं थे, जो 2-4 डाले थे, जैसे ब्लैक पेपर हो गया, टर्मरिक हो गया और सॉल्ट हो गया। तो इससे जो है ज़्यादा मसाले इसलिए स्टीम में यूज़ नहीं होते ताकि वो जो अपना जो गोश्त की अपना एक जो परफेक्ट जो टेस्ट होता है, ओरिजिनल ऑथेंटिक टेस्ट, ताकि वो आ जाए जिसमें। तो इस स्टेज पे आके हम जो है अपना चूल्हा करेंगे बंद, क्योंकि स्टीमिंग में कभी भी आप उसका पानी कम्प्लीटली ड्राई नहीं करेंगे, क्योंकि जब पानी कम्प्लीटली ड्राई होगा तो वो टेस्ट नहीं आएगा उसमें। अगर आप देखें ना तो इसमें हल्की सी ग्रेवी है। तो इस स्टेज पे जो है हम अपना चूल्हा करेंगे बंद और फिर दिखाते हैं आपको कि हमने आज रात के डिनर के लिए आपके मेहमानों के लिए आपको कितना लजीज सा जो है लैम्ब चॉम्प बनाना सिखाया हुआ है। तो हमारा जो चॉम्प्स है वो हो गए हैं रेडी। अभी मैं जो है आपको प्लेटिंग सिखाऊंगी। प्लेटिंग आपने इसकी किस तरह की करनी है वो हमें कहा जाता है, हमें सिखाया जाता है। खाना जो है नाज़रीन वो पहले आंखों से खाया जाता है, फिर निवाले बना के उसका जायका लिया जाता है। तो आइए मैं आपको सिखाती हूँ कि इसकी प्लेटिंग आपने कैसे करनी है। जब आप इसकी प्लेटिंग इसी अंदाज से करेंगे तो आप यकीन मानिएगा कि पहले तो खाना खा के आपका जो है वो जायके का पता चलेगा, जो प्लेटिंग देखेंगे लोग वो आपके ज़ौक़ का पता चलेगा। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि प्लेटिंग से जो है आप अपना ज़ौक़ कैसे शो कर सकते हैं। जो हमने कैरामलाइज्ड अनियन किए थे वो पे जाएगा पहले लेयर में, ठीक है जी।
इसको आपने ऐसे थोड़ा सा पैरेलल फैलाना है। जायके के साथ साथ जो है ज़ौक़ भी थोड़ा शो करेंगे तो आप फिर वाहवाही हो जाएगी आपके मेहमानों के सामने जी। तो ये हम इसके ऊपर रखेंगे जी कैरेट्स, और कैरेट्स के बाद जी हम निकालेंगे यहाँ से अपने मटन चॉम्प्स। ये इस तरह से जी। ये जो है मैं आपके लिए बाद में इसको थोड़ा ठीक करूँगी, पहले मैं इसको निकाल लूँ पहले तसल्ली से आप लोगों के लिए, फिर जो है मैं आपको दिखाऊंगी कि आपने इसको फिनिशिंग कैसे देनी है जी। ये हो गया जी हमारे चाँप तैयार। ये लीजिए जी। अगर आप चाहें तो इसमें से जो अनियन वगैरह है वो आप अलग से प्लेट में इसके साथ रख सकते हैं, ताकि जो बंदा इसको रोटी के साथ इंजॉय करना चाहता है तो वो रोटी के साथ इंजॉय करे, चावल के साथ कर सकता है तो चावल के साथ करवा दे। ये देखिए जी, हम सारों पे फॉइल पेपर नहीं लगाएंगे, ये सिर्फ जस्ट प्रेजेंटेशन के लिए, आपने अपने मेहमानों को इम्प्रेस करने के लिए करना है जी कि आप जो है कितनी बाज़ौक़ खातून हैं। चले जी, इन दो पे बहुत है जी। तो एंड में हम इसको गार्निश करेंगे हल्के से जो है सेसमी सीड्स के साथ। मैंने आपके लिए बनाया है थोड़ा सा रायता, आप इसके साथ जो है रायता भी सर्व कर सकते हैं, जो कि बड़ा मज़ा आएगा जब आप ये जो है हल्के स्पाइसेस में बने हुए लैम्ब चॉम्प्स जो आप सर्व करेंगे अपने मेहमानों को, उनको बड़ा मज़ा आएगा। तो एक दफ़ा फिर बोलती जाऊँ कि नाज़रीन काम करते हुए साथ साथ हम तो स्टेशन बोलेंगे, आप जो है अपने घर का किचन जो है साफ़ करना ना भूलिएगा साथ साथ, ताकि आपके ऊपर बर्डन थोड़ा कम हो जाए। आप जाके ये जो है लजीज़ खाने जो हम आपको बनाने सिखा रहे हैं ईद के ट्रांसमिशन में, ताकि आप लोग भी बैठ के अपने मेहमानों के साथ जो है इसको इंजॉय करें, आप भी लुत्फ़ उठाए खानों का। ये रही आपकी जो है ज़ाफ़रानी कावा, और साथ में आ गए जी आपके स्टीम्ड मटन चॉम्प्स। थैंक यू सो मच। क्या बात है। बहुत शुक्रिया सफ़िया आपका कि आप हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हुई। आप ये देखिए कि एक आम सी डिश होती है और उसको हम अपनी एक किसी ख़ास रेसिपी से और प्रेजेंटेशन से जिस तरह के सफ़िया ने की, हम उसको किस तरह से मुनफरिद और मुख्तलिफ बना देते हैं। तो ये शेफ़्स का कमाल होता है, प्रोफेशनल शेफ़्स का, और बहुत अच्छा मुझे लगा। और खाने का मौका तो अभी नहीं मिला, लेकिन इंशाअल्लाह ताला वो मौका भी मिलेगा तो हम सफ़िया तक अपनी राय जो है वो पहुँचाएँगे। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा। हम जा रहे हैं एक ब्रेक के ऊपर, आपसे बातचीत हमारी जारी रहेगी। एक ब्रेक के ऊपर हम जा रहे हैं। ऐसी ज़मीन और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। चेहरा बनता है, चेहरा बनता है। फूल की लड़ी में पिरो लूं तो फिर सहरा बनता है, सहरा बनता है। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, दिल। बहुत खूबसूरत हमजा ने दिल दिल पाकिस्तान जो है वो हमें सुनाया ईद के दिन। तो हमारी जो खुशियाँ हैं वो दोबाला हो गई।
क्योंकि ये एक दुआ भी है, दिल दिल पाकिस्तान, एक खुशी का इजहार भी है, एक मोहब्बत का इजहार भी है, एक अपनाइयत का इजहार भी है। और हमारा जो घर है वो दुनिया में सबसे खूबसूरत है, उसके साथ जो एहसासात हमारे जुड़े हुए हैं वो दुनिया में सबसे मुख्तलिफ हैं। बात जो हमारे पड़ोसी मुल्क के रवैये के हवाले से, उसकी गलतफहमियाँ जो दूर की हैं पाकिस्तान एयरफोर्स ने, वो तो हम करेंगे बात उस पर आज इस खुशी के मौके के ऊपर, क्योंकि इतनी बड़ी खुशी ईद से पहले हमें दी है पाकिस्तान एयरफोर्स ने, हमारी आर्मी ने, हमारी नेवी ने, हमारी मुसल्लह अफवाज ने। यहाँ तक कि हमारी नेवी जो थी वो अपने मुहाज पे इतनी मजबूती के साथ डटी रही है कि दुश्मन जो था वो एक कदम आगे नहीं बढ़ सका और वो 400-500 किलोमीटर दूर खड़ा रहा कि भाई आगे अगर कदम बढ़ाते हैं तो फिर खैर नहीं है। ये तो हमने देखा। बेगम साहिबा तशरीफ़ रखती है, मोदी साहब तो नहीं जीत सकते आपसे और हमारी एयरफोर्स से, ये तो तय हो गया। मुझे बताइए कि उनके मुकाबले में कभी घर में झगड़ा हो या इख्तिलाफ हो तो उसमें कामयाबी किसे मिलती है? उसमें भी आप जीतते हैं सर हमेशा? नहीं, उसमें वो पाक फिजाइया का रोल अदा करती हैं। तो अच्छा, तो घर में जो हमारी भाभी है वो पाक फिजाइया है, तो सर फिर आप कौन है? आप खुद समझदार हैं। क्या बात। अच्छा, माशाल्लाह शादी को आपकी 30 साल हो गए, तो 30 साल के अंदर कितनी दफ़ा आपस में आपके झगड़ा या इख्तिलाफात इस तरह से, वो मुझे थोड़ा सा कंपेनियनशिप का बताएं ताकि हमारी जो नई नस्ल के लोग देख रहे हैं बैठ के टीवी पे भी और यहाँ पे भी, थोड़ा सा उन्हें सीखने का मौका मिले। लड़ाई में हमारा बहुत मज़े का एक असूल है कि जिस वक्त इन्हें गुस्सा आया होता है उस वक्त मैं खामोश रहती हूँ। क्या बात है। और जिस वक्त मुझे गुस्सा होता है तो ये खामोश रहते हैं। बिल्कुल सही है। तो इस तरह हम लोगों ने 30 इयर्स जो है आराम से गुजार लिया। मतलब सेल्फ कंट्रोल का इसके अंदर मैसेज है, बिल्कुल उसी तरह से कि जो कुछ हम अपने पड़ोसी मुल्क के साथ कर सकते थे, उसने जो हरकत की थी उसके जवाब में उससे बहुत कम हमने किया। तो यानी कि सेल्फ कंट्रोल जो है वो हमारी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के अंदर। बिल्कुल सही है। अच्छा सर, ये बताइए शॉपिंग वगैरह के लिए जब ये जाने को कहती हैं तो आप साथ जाते हैं इनके या ये खुद करके आ जाती हैं? नहीं, मैं साथ जाता हूँ जी। आपसे तो बातचीत जारी रहेगी, मैं ज़रा ऑडियंस की तरफ आ रहा हूँ। 6 और 7 मई की जो रात गुजरी है गुज़िश्ता दिनों, वो एक बहुत मुश्किल रात थी और उसमें हमारा जो दुश्मन था पड़ोसी मुल्क हमारा भारत, वो ये समझ रहा था कि पाकिस्तान एक बहुत छोटा सा मुल्क है और बड़े हर वक्त अमन की बात करने वाले लोग हैं, बड़े पीसफुल लोग हैं, तो हम जो कुछ भी इनके खिलाफ चाहें कर लें, ये जवाब नहीं देंगे, ये खामोश होकर बैठ जाएंगे या कोई एक आध बयान आ जाएगा इनकी तरफ से। लेकिन जो कुछ हुआ वो बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था, पूरी दुनिया के लिए भी और हमारे पड़ोसी मुल्क के लिए भी। वो एक ऐसी रात थी कि जब हमारा LOC जो है इंटरनेशनल बॉर्डर भी क्रॉस किया गया और पिंडी तक के अंदर जो हमारी एयरबेस जो थी उसको भी हिट किया गया और उस तरह मुख्तलिफ टारगेट्स को। पहली दफ़ा आपके सामने मौजूद हैं एयर वाइस मार्शल साहब, रिटायर्ड जो हैं। आप लोग मुझे बताइए कि आपकी फीलिंग्स क्या थी उस रात जब इंडिया की तरफ से हमला हुआ? सबसे पहले कश्मीर पे हुआ, उसके बाद फिर हमारे मुख्तलिफ शहरों में, पिंडी तक ड्रोन आ गया जो नेशनल स्टेडियम है वहाँ तक। तो आप लोग उसमें कोई ख़ास मेमोरी शेयर करना चाहें तो ज़रूर कीजिए। हमें ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे हम फ़लस्तीन में जी, तो फ़लस्तीन वाली हर चीज़ हमें खुद पे फील हो रही थी कि जैसे उन पे गुजर रही है, हम पे गुजरेगी तो हम कैसा खुद पे फील करें। और उस वक्त जब पिंडी में हुआ तो मतलब एक खौफ तारी हो गया हर तरफ और हमारी कॉलेजेस बंद हो गए और हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था वो चीज़ें वो फील करना। तो ये कि पाकिस्तान आर्मी का बहुत बहुत शुक्रिया और पाकिस्तान नेवी का बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने उस टाइम पे हमारा ख्याल रखा, वक्त रात में वो तारीकी में जागे और हमें उन्होंने बचाया, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, पाकिस्तान की जब जंग थी 1965 के अंदर, तो पाकिस्तान एयरफोर्स की हिस्ट्री जो किताबी शक्ल में शाया हुई थी, तो उसमें मैंने पढ़ा कि उसमें पायलट्स के जो इंटरव्यूज़ हैं उन्होंने ये कहा कि लाहौर के ऊपर जब डॉग फाइट हो रही होती थी, इंडिया के जहाज़ लाहौर पे आते थे और ये हमारी एयरफोर्स उन्हें शूट करने के लिए उनका पीछा करती थी और कई दफ़ा उनको लॉक भी कर लेती थी वो निशाना लगाने के लिए। तो पायलट्स का कहना ये कि जब हम घरों की छतों पे देखते थे तो लाहौरी जो हैं, जिंदा दिलाने लाहौर जो है, वो ऊपर खड़े हुए देख रहे होते थे कि यार कब ये पतंग दुश्मन की कटती है और हमने बो काटा के नारे लगाने। तो सर, पायलट्स के इंटरव्यूज़ में उन्होंने ये लिखा है, पायलट्स ने कहा कि हम ये सोचते थे कि अगर यहाँ शहर के ऊपर हम दुश्मन के तैयारे को हिट करेंगे तो वो आवाम के ऊपर गिरेगा उसका मलबा। तो वो कहते हैं कि हम उसे इंगेज करके शहर से बाहर लेकर जाते थे और फिर हम उसे हिट करते थे, और जब कोई जहाज़ दुश्मन का हिट होता था तो बो काटा के नारे लगते थे। जनाब, कैसा वो लम्हा था, कैसा वो वक्त था? असल में हुआ ये कि आप खुद इस चीज़ को बड़े क्लोजली आपने देखा है कि भारत ने इस दफ़ा मीडिया में बहुत हाइप क्रिएट कर दी थी, और जब उन्होंने पहले हमारे सिविलियन टारगेट्स पे उन्होंने अटैक किया और अपने तौर पे उन्होंने कहा कि हमने जो है कोई ट्रेनिंग कैंप्स वगैरह हिट किए, तो उसके बाद
हमारे मीडिया ने अगरचे बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया, लेकिन पूरी कौम और सोशल मीडिया जो है वो भी इसमें इन्वॉल्व हो गए। यानी लोग हमसे ये पूछते थे कि अब हम कब जवाब देंगे। क्या बात। तो यानी बिल्कुल ऐसे ही था कि जैसे लोग किसी फैमिली में या किसी इलाके में किसी इवेंट का इंतज़ार कर रहे होते हैं ना, तो ये ऐसी कौम है जो जंग का इंतज़ार कर रही है। क्या बात। तो क्या बात है सर। मेरा सवाल ये है कि हमारा जो दुश्मन है वो हमें क्या समझता था और अपने आप को क्या समझता था, ये मुझे अपने दोनों बताने सर। जी बिल्कुल। देखिए उनकी ना इस जंग के लिए, क्योंकि उन्होंने सारा कुछ इनिशिएट किया, अब तो ये दुनिया मानती है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से। उनकी 3 अजम्पशंस थी हमारे बारे में। पहली अजम्पशन ये थी कि बैरूनी महाज पे पाकिस्तान सफारती तौर पे तनहा है, तो हम जो चाहें करें, इनको बाहर से कोई इखलाकी या किसी किस्म की सफारती मदद नहीं मिलेगी। दूसरे उनका ये ख्याल था कि हम लोग चूँकि इंटरनल महाज पे हम स्ट्रगल कर रहे हैं, माशी हमारे चैलेंजेस हैं। जी हाँ। और दूसरे ये कि सियासी तौर पे हम एक पोलराइज सोसाइटी हैं, यानी 2-3 बड़ी पार्टीज़ के फॉलोअर्स हैं, और वो लोग ख़ास तौर पे मीडिया पे जैसे नज़र आता है कि वो हर वक्त एक दूसरे को जो है ना वो लड़ने की माहौल में होते हैं। उनको ये लगा कि शायद इस वक्त पाकिस्तान एक बिखरी हुई कौम है, जिसमें फ़ौज में, अवाम में और सियासी क़यादत में आपस में बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं। उनकी ये बात भी गलत साबित हुई। बिल्कुल सही। और तीसरी और आखिरी बात जिससे असल में जंग का पासा पलटा, वो ये थी कि उन्होंने पिछले कुछ सालों में अरबों डॉलर्स खर्च करके उन्होंने बहुत सारा इक्विपमेंट इंडक्ट किया था, जिसमें ख़ास तौर पे जो उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी था वो राफेल जहाज़ थे और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम था। तो उसके ऊपर उनको बड़ा मान था कि अब हमारे पास चूँकि ये चीज़ें हैं, तो अब तो पाकिस्तान, जो मैंने इससे पहले 2 बातें बताई, उसकी वजह से अब हमारे लिए पाकिस्तान को हैंडल करना और इनको जो है ना इतना सबक सिखा देना कि ये फिर आइंदा काफ़ी सालों तक हमारे साथ एक कंप्लाइंट स्टेट के तौर पे, एक हमसाये के तौर पे रहें, जैसा कि उन्होंने इस रीजन में जो छोटे ममालिक हैं उनको वो डरा धमका के उन्होंने रखा हुआ है। नेपाल, भूटान, श्रीलंका, किसी ज़माने में इवन बांग्लादेश भी उसमें आता है। लेकिन वो ये चीज़ भूल गए कि पाकिस्तान एक 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, और जब बाहर से कोई आफत आती है ना, तो ये सब एक फैमिली की तरह इकट्ठे हो जाते हैं। बिल्कुल सही है। तो फिर इनका जो है ना 2 + 2 4 नहीं होता, वो 5 बन जाता है। बिल्कुल सही है। और ये जो 5वीं चीज़ है, ये 5वीं चीज़ इनका जज्बा है और अल्लाह ताला का फजलो करम। और ये वो जज्बा ही वो चीज़ है जो हमें पाकिस्तानियों को उनसे अलग करता है। उनसे अलग करता है। यही वो जज्बा। हालांकि दुनिया का महंगे तरीन तैयारा खरीदना, जदीद तरीन तैयारा खरीदना और उससे ये समझना, वो बड़ा अच्छा शेर है ना कि मोमिन है तो बेतैक भी लड़ता है, सिपाही काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा। तो शमशीर भी मोमिन के हाथ में हो तो काम करती है, बाकी शमशीर सिर्फ सब कुछ नहीं होती। माशाल्लाह ज़बरदस्त। हमारी बहुत सारी दुआएं हमारे आर्म फोर्सेस के लिए, हमारी एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के लिए, सब अपने अपने महाज पे डटे हुए हैं दिन रात, और आवाम के लिए जो है मुस्तैद हैं, चौकस हैं और तैयार हैं। कहा भी था तैयार हैं हम, छेड़ना मत, लेकिन फिर भी आजमाया भी और छेड़ा भी और उसका नतीजा भी भुगता। अब खामोश बैठे हैं। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। आप इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए, आप इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए, यूं बन सवर के सामने आया न कीजिए, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो है हुस्न वालो। चल दिल मेरे
छोड़िए फिरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे, चल दिल मेरे छोड़िए फिरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे, चल दिल मेरे। दौलत पुजारी हुस्न व्यापारी, वादों के कच्चे हवा सवारी, दौलत पुजारी हुस्न व्यापारी, वादों के कच्चे हवा सवारी, चल दिल मेरे छोड़िए फिरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे, चल दिल मेरे। क्या बात है, क्या बात है। मैं सोच रहा था कि कुछ सवालात आपकी तरफ से मेरे जहन में आ रहे थे कि आपकी तरफ से आएंगे। हम जब ईद का मौका होता है तो हम सब अपनी फैमिली के साथ गेट टुगेदर करते हैं और खाने पीने का एहतमाम होता है, तैयारी होती है, मुलाकातें, मीटिंग, सब कुछ, एक दूसरे के घरों पे आना जाना। ये जो हमारे मुसल्लह अफवाज के जो सिपाही हैं एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के अंदर, सर उनकी ईद कैसी होती है? देखिए जी, हमें तो विरसे में एक ऐसा दुश्मन मिला कि हमारी ईद तो हमेशा ही एक्स्ट्रा विजिलेंस में गुजरी। तो ख़ास तौर पे ईद के दिनों में तो ज़्यादा, या जो भी त्यौहार हों उस पर ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, एक्स्ट्रा विजिलेंस, ताकि कोई ऐसी अनहोनी बात या कंटीजेंसी ना हो जी। तो ड्यूटी पे ही होते हैं जी। बिल्कुल सही है। तो सर घर वालों से रब्ता जो है उसमें भी कोई उसमें मुख्तलिफ उनके मैसेज के ऊपर या जो उनका जिस पॉइंट पे वो पोस्टेड होते हैं वहाँ पे उनके लिए कोई एहतमाम होता है तकरीबात का, खाना पीना और ये सब? जी अमूमन हमारे यहाँ जी फ़ौज में एक ट्रेडिशन है जिसको बड़ा खाना कहते हैं। क्या तो वो ईद वाले दिन या 14 अगस्त या और इस तरह के जो त्यौहार होते हैं उसमें मुकामी लेवल पे जो भी सीनियर मोस्ट कमांडर होता है वो होस्ट करता है जी अपने सारे ट्रूप्स को, और फिर उनके साथ वो खाने का एहतमाम करता है। सर वो घर वालों को, हमारे जो सिपाही हैं वो घर वालों को ज़्यादा मिस करते हैं या वतन की मोहब्बत जो है वो ज़्यादा उनके ऊपर गालिब होती है इस मौके पर भी? देखिए ये ना इसका एक बड़ा फाइन ब्लेंड है। जब तक तो कोई एक्टिव ड्यूटी है या कोई कार्रवाई है, देख मैं आपको मिसाल दूं, जैसे सियाचिन में हम कई दहाइयों से एक्टिव हैं। वहाँ पे दुनिया का सबसे बुलंद तरीन वो महाज है और वहाँ पे सबसे बड़ी जंग जो है वो वेदर के साथ है कि एनवायरनमेंट के साथ आपने लड़ना है। तो वहाँ पे फायरिंग भी होती है, सब कुछ होता है। तो जब तक तो ड्यूटी पे हैं, लेकिन ज़ाहिर है वहाँ पे भी रोटेट करके कुछ लोग यानी मोर्चे संभाले होते हैं, कुछ लोग रेस्ट कर रहे होते हैं। तो वो जब आराम के लम्हे कुछ मिलते हैं तो उसमें फिर लोग अपनों को याद करते हैं। बिल्कुल सही। ज़ाहिर है वहाँ पे फ़ोन वगैरह तो नहीं होते, लेकिन मैंने देखा है जी कि लोगों के वॉलेट्स में उनके बच्चों की या कोई उसमें यंग लड़के हैं तो उनकी फियांसी की पिक्चर होगी, वालदा की पिक्चर होगी, और वो उनसे बातें कर रहे हो। क्या बात है, क्या बात है। सर की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए एक तो आपका सवाल है, हम आपके सवाल की तरफ भी चलते हैं। मैंने कहीं पे पढ़ा था किसी कॉलम के अंदर कि दुनिया का बुलंद तरीन मैदान जंग जो है सियाचिन, वहाँ पे जिस तरह से रोटियाँ वगैरह या खाना जिस तरह से पहुँचता है या जो भी सिलसिला, तो ये मैं कई साल पहले की बात आपको बता रहा हूँ, 20 साल पहले की। उस वक्त एक अखबार में मैंने ये पढ़ा था कि एक रोटी वहाँ पे 1000 पाकिस्तानी रुपए की पड़ती है, 1000 रुपए की रोटी। अब तो उससे कहीं ज़्यादा सामान वगैरह, उसमें फ्यूल की कॉस्ट होती है, फिर वो हेलीकॉप्टर और सारी चीज़ें। दूसरा फ्रॉस्ट बाइट का वहाँ पे बड़ा मसला होता है। ग्लव्स पहने हुए होते हैं जो कि हर वक्त पहन के रखने होते हैं, बगैर ग्लव्स के आप सर्वाइव नहीं कर सकते वहाँ पे, वरना ये आपकी जो फिंगर्स हैं वो टूट कर गिर भी जाती हैं। तो इतनी बड़ी कुर्बानी हमारे लिए दे रहे हैं, हम ईद की शॉपिंग करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, कुर्बानी करते हैं, लेकिन कहीं कोई बैठा हुआ है किसी महाज के ऊपर जिसकी आंखें सो नहीं रही हैं, जो जाग रहा है, जो ईद के दिन अपनी माँ के साथ, अपनी बहनों के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी बेटी के साथ मौजूद नहीं है। वो जाग रहा है वहाँ पे, अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहा है सिर्फ इसलिए कि हम अपनी ईद जो है बहुत शानदार तरीके से मना सकें। काबिल तहसीन है वो तमाम लोग हमारी मुसल्लह अफवाज के, मैं उन्हें सलाम पेश करता हूँ, हम सब उन्हें सलाम पेश करते हैं।
आपका सवाल, आप सर से कोई सवाल करना चाह रही हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ईद के दिन में जैसे आप घर पे नहीं होते तो मतलब कैसा लगता है आपको? फैमिलीज़ के में नहीं होते तो आप लोगों की क्या फीलिंग्स होती हैं अपने फैमिली के बारे में? मतलब जैसी बात ड्यूटीज़ होती हैं तो आपको कैसा लगता है? मतलब जैसी बात है, ईद का दिन होता है, स्पेशल डे होता है, तो सबको ही होता है कि फैमिली पूरी घर में हो, पेरेंट्स सारे जो भी बहन भाई जो भी। जाहिर आपको कमी तो फील होती है, मगर फिर ये नज़र आता है कि वो कितने बड़े महाज पे हैं और अपने मुल्क की हिफाजत के लिए हैं। तो अगर वो इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं और उसके लिए मौजूद हैं तो फिर हमें भी अपना दिल बड़ा करना है। यानी जो फैमिलीज हैं हमारे सोल्जर्स की, वो बिहाइंड द सीन आप समझ लें, वो भी सोल्जर्स हैं। मतलब वो हम नज़र नहीं आ रहे लेकिन वो भी एक कुर्बानी से गुजर रहे हैं, वो भी एक कुर्बानी दे रहे हैं। ईद का मैसेज आप देना चाहेंगी हमारे देखने वालों को? तो आपका ये कैमरा है सामने, आपका मैसेज अगर आप कुछ देना चाहें तो ज़रूर। ये वैसे तो ईदें सारी बहुत खूबसूरत होती हैं, मगर ये ईद तो हमें एक तोहफे के बाद मिली है जिसमें अल्लाह पाक ने हमें कामयाबी दी है। तो मेरा बस पैगाम यही है कि दिलों को बड़ा कर लें और जो आपस में लड़ाई झगड़े वाले मामले हैं उन्हें सॉल्व करें और एक कौम बन जाए। क्योंकि जो दुनिया में इस वक्त चेंजेस हो रही हैं और जो फ़लस्तीन का मेरी बच्ची ने जिक्र किया था, अल्लाह कभी ना करे कि हम उस जगह तक पहुँचें। उसके लिए हमें यूनाइटेड होना और स्ट्रॉन्ग होना जो है बहुत ज़रूरी है और अपने मुल्क की कदर करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये अल्लाह का बहुत बड़ा तोहफ़ा है। जिन लोगों के पास मुल्क नहीं है, आप उनके हालात देखें। क्या बात है। तो बस मेरा यही पैगाम है। सर आपकी तरफ से आपका कैमरा, आपका मैसेज। जी मैं यही कहूँगा जी कि हमें जो है ना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए हर दम उन तमाम नेमतों के लिए जो अल्लाह ने हमें दी हैं, और पॉजिटिव रहना चाहिए। ज़िंदा इंसानों के लिए कोई ना कोई मसले होते हैं, वो हमारे लिए जो है ना हमारे लिए शो स्टॉपर नहीं होने चाहिए। हमें अपनी इनफरादी कैपेसिटी में जो कुछ हम कर सकते हैं अपने वतन के लिए वो हम करते रहें, और इसी तरह जब सब लोग मिल के काम करेंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान को वो स्टेटस मिलेगा जो हम डिज़र्व करते हैं। आप जी एक सवाल कर लें, वैसे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, आप सवाल करें। सवाल में मैं एक कहना चाहती हूँ कि जैसे जंग का था हमारा माहौल था, तो उस दौरान हमें ना ऐसी मीम्स नहीं बनानी चाहिए थी ऐसा जो कि लोगों के अंदर नेगेटिविटी पैदा करे। और जैसे कि हमारे अंदर ड्रोन्स आ गए, हमारे अपने नूर बेस तक आगे तक ड्रोन्स आ गए और लोगों ने अजीब अजीब बातें करनी शुरू कर दी कि ये ऐसा है और वो गिरा नहीं सकते ये वो। तो हमें अपना पूरा इत्मीनान रखना चाहिए अपनी सारी फोर्सेस पर कि वो जो फैसला करेंगे वो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा। और हमें पाकिस्तान की फोर्सेस के लिए और पाकिस्तान के लिए हमेशा दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह उनको सही सलामत रखे और हमारे लिए इंशाल्लाह आमीन आमीन आमीन। मैं इससे पहले कि मैं हमजा की तरफ जाऊं, आप दोनों मेहमानों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया जज़ाकल्लाह। और अपने दिल की एक बात छोटी सी है, वो चलते चलते मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो भी कि 7 सितंबर 1965 पाकिस्तान एयरफोर्स ने आसमानों मतलब बता दिया था बड़े सगीर के अंदर कि आसमानों के जो बादशाह हैं वो हमें कोई और हो नहीं सकता पूरे साउथ ईस्ट एशिया के अंदर। बड़ी मज़े की बात यह कि ये वाक़या है, ये मैं बता रहा हूँ आपको 7 सितंबर 1965 जो पाकिस्तान एयरफोर्स का साल में जो दिन मनाया जाता है। उसके बाद इंडियन एयरफोर्स कभी पाकिस्तान एयरफोर्स के मुकाबले पे नहीं आई। वही तारीख दोबारा 7 मई 2025 फिर पाकिस्तान एयरफोर्स ने बताया उस वाक़े के बरसों बाद आज भी बादशाह हमें ना छेड़ना। और सर 7 मई के बाद 2025 7 मई 2025 के बाद भी इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान एयरफोर्स के मुकाबले पे नहीं आई क्योंकि मान लिया था कि बादशाह कौन है। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तशरीफ लाने के लिए, और आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप शो में तशरीफ लाए। तमाम देखने वालों को हमारी तरफ से एक बार फिर ईद उल अज़हा की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। अल्लाह ताला हम सब की कुर्बानियों को और हमारी इबादत को, हमारी कुर्बानी को, हमारी नियत को कबूल करे। हमजा
चल दिल मेरे छोड़िए फिरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। चल दिल मेरे छोड़िए फिरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। चल दिल मेरे। दौलत पुजारी हुस्न व्यापारी, वादों के कच्चे हवस सवारी। दौलत पुजारी हुस्न व्यापारी, वादों के कच्चे हवस सवारी। चल दिल मेरे छोड़िए फिरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। चल दिल मेरे। थैंक यू।